बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। और मौलाना जलालुद्दीन रूमी की एपिसोड नंबर 10, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये इस सीज़न की लास्ट एपिसोड रिलीज़ हो चुकी है, और इसका लिंक भी मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, जहां से आप जाकर फ्री में उर्दू सबटाइटल्स और इंग्लिश सबटाइटल्स में एपिसोड नंबर 10 देख सकते हैं। आज की किस्त की अगर बात की जाए तो आज की किस्त भी स्टार्ट होती है मौलाना जलालुद्दीन के एक ख्वाब से, जहाँ पे वो एक ख्वाब देख रहे होते हैं और उनसे पानी में होते हैं, और वहीं से एक कतरा निकलता है और एक दूसरी जगह पे जाता है, जहाँ पे एक किस्म का आप कह लें कि एक और सूफ़ी इंसान दिखाया जाता है। और उसको भी मौलाना जलालुद्दीन रूमी को जिस तरह सीरीज़ के स्टार्ट में अपने से वो बातचीत कर रहे थे, वैसे ही वो भी अपने से बातचीत कर रहा होता है। और इस दफ़ा मौलाना के लिबास में किसी और को सामने कुछ नज़र आता है, अपनी हमशक्ल नज़र आता है। और फिर वहीं पे जहाँ पे वो मदरसे में होते हैं, वहाँ पे उनके वहाँ पे जो बुज़ुर्ग होते हैं उनसे बात होती है, और उनसे वो ऐसी एक कहानी की तवक्को करते हैं कि एक ऐसी मिसाल दें जिससे वो मुतासर हों, जिस पे वो बुज़ुर्ग ऐसी मिसाल नहीं दे पाते। फिर इस ख्वाब का जिक्र मौलाना जलालुद्दीन रूमी सलाहुद्दीन से करते हैं, लेकिन मजनू मौलाना के ख्वाब को समझ जाते हैं और वहीं पे वो आके कुछ बातें करने लगता है। फिर इसके बाद वही शख्स हमें शाम की गलियों में दिखाया जाता है, जहाँ पे वो एक बुज़ुर्ग उनको रोकने के लिए आते हैं कि आप हमारे साथ रुक जाएं और हमारे दोस्त बन जाएं। लेकिन वो आदमी आगे से एक शर्त रखता है कि या तो आप मेरे साथ बैठकर शराब पी लें, या आप बैठें और मैं आपके साथ अकेला शराब पीऊँगा, या आप शराब लेकर आएँ। और मतलब इस तरह की मुश्किल सी शर्त रखता है, जो कि एक मुसलमान के लिए मानना मुमकिन नहीं होती। और वो फिर इस बात को कहता है कि मैं दोस्त को तलाश कर भी नहीं रहा, मैं अपने शेख को तलाश कर रहा हूँ। और इसके बाद मौलाना जलालुद्दीन रूमी का दर्स वाले सीन दिखाए जाते हैं, जहाँ पे अब जो है लोग काफ़ी बैठकर उनकी बातें सुन रहे होते हैं। और वहीं पे वो शख्स अपने एक आदमी से कहता है कि मुझे इस कमरे में बंद कर दो और बाहर से ताला लगा दो, और जब तक तुम्हारा दिल करे तब तक मुझे बंद रखो। और वो खुद उस कमरे में बंद हो जाता है, या यूँ कह लें कि आप आजकल के ज़माने में जैसे कहते हैं कि चिल्ला काटना, तो वैसे ही वो भी कमरे में बंद होकर अल्लाह ताला की हुजूर में दुआएं करने लगता है और ज़िक्र अज़कार में मसरूफ़ हो जाता है। और जैसा कि आप इन सीन्स में भी देख सकते हैं कि वो अपने ज़िक्र अज़कार में मसरूफ़ हैं। और ये आदमी भी मौलाना जलालुद्दीन रूमी की तरह कुछ सवालों के जवाब हासिल करने की कोशिश में होते हैं। उमर अता बेग की बात करते हैं तो वो अयूब को भेजते हैं कि जाके आगे जाए और सिवाश की जानब जाकर उमर आगे इस बात को नोटिस करे कि कहाँ पे मंगोल पहुँचे हैं। और जैसे ही नोयान की फ़ौज करीब आए तो वो इस चीज़ से बाखबर करे, क्योंकि नोयान की फ़ौज भी सिवाश से कोनिया की तरफ आ रही होती है और एक बड़ी जंग उनके जैसे कि आगे होने वाली है। और इसके बाद अगर देखा जाए तो इदरीस जो है वो मौलाना जलालुद्दीन रूमी की दरबार में हाज़िरी देता है और उनसे उनकी बातचीत होती है, और वो कहता है कि मुझे आप अपनी दरगाह में कबूल कर लें। लेकिन मौलाना जलालुद्दीन रूमी अपनी बातों से कहते हैं कि हमें कुछ सबूत चाहिए, क्योंकि पहले भी शायद उनको मौलाना को इस बात का मालूम होता है कि पहले भी इदरीस अफंदी ही थे जिन्होंने लोगों को मौलाना के ख़िलाफ़ किया था। फिर वहीं पे हमें वही शख्स दिखाया जाता है जो कि मुसलसल ज़िक्र अज़कार में मसरूफ़ होते हैं वो, और उनका मकसद सिर्फ यही होता है कि वो इस बात को जान लें कि उनका वली कौन है। फिर अगर बात की जाए तो मौलाना को एक आईना तोहफे में भेजा जाता है, जिसको वो कबूल नहीं करते और अपने हरम की तरफ भिजवा देते हैं। जबकि आज सुल्तान की बीवी यानी कि वो भी सुल्ताना भी इबादत करती हुई, जैसा कि वो ईसाई हैं, वो अपनी इबादत करते हुए नज़र आती हैं, और वो पादरी के साथ अब बातचीत करते हुए भी नज़र आती हैं, और उनको इस बात का बताती हैं कि मुझे मंगोलों से ज़्यादा अपने पास जो गरीब गद्दार हैं उनसे डर है। और साथ ही वो पादरी कहता है कि अगर आप अपने आप को महफूज किसी जगह पे करना चाहते हैं तो मौलाना जलालुद्दीन रूमी के साथ रब्ता करें। हालांकि वो एक मुल्ला है, लेकिन अगर मेरी भी जान को ख़तरा हो तो मैं उनके पास अपनी जान की उनके पास जाकर अपने आप को मतलब महफूज समझूंगा। और ये आगे मौलाना अब वही आईना लेके अपने दोस्त के पास जाते हैं, वो उनसे उनकी बातचीत होती है। फिर अगर देखा जाए तो मौलाना की बीवी किरा खातून को एक मकतूब मौसूल होता है और सुल्ताना उनको महल में दावत देती हैं। और वहीं पे हम देख सकते हैं कि अयूब जो है वो, जैसा कि उनको भेजा जाता है कि वो मंगोल की फ़ौज का
का अंदाज़ा लगाएं और देखें कि वो कहाँ तक पहुँची है। तो जैसे ही वो मंगोलों की फ़ौज को देखते हैं वो वहाँ से वो मालूमात लेकर वहाँ से चले जाते हैं। आज की किस्त में मौलाना जलालुद्दीन रूमी के सामने दो लोग दिखाए जाते हैं और जो इनमें से एक इस बात का जिक्र करता है कि ये मेरा भाई है और ये चाहता है कि ये मुझे कत्ल करके जो मेरे हिस्से में मेरी जायदाद आई है उसको हासिल कर ले। लेकिन जिस पे मौलाना जलालुद्दीन रूमी कहते हैं कि ये ऐसा आपको सिर्फ लगता है इस वजह से क्योंकि आप ऐसा सोचते हैं। और वहीं पे हम देख सकते हैं कि किरा खातून और तमाम हरम की जो ख़वातीन हैं वो सुल्ताना की खिदमत में पेश होने के लिए महल की तरफ जा चुकी हैं और वहीं पे अफसुन खातून भी मौजूद होती हैं और वहाँ पे उनकी दावत की जाती है, जैसा कि वो बुलाया जाते हैं और वो आपस में बातचीत करते हैं और उनका मकसद ये होता है कि किरा खातून के ज़रिए से ही मौलाना जलालुद्दीन रूमी तक रसाई हासिल की जाए। फिर अगर बात की जाए तो सुल्तान मुअज़्ज़म जंग के मैदान में ही जहाँ पे उनका खैमा होता है वहीं पे एक दीवान बुलाते हैं और सबसे अपनी अपनी राय पूछते हैं, जबकि वज़ीर आज़म अब्दुल गाज़ी और उमर अता बेग इस बात की मशवरा देते हैं कि हम डिफेंस में रहें और दिफा करें और नोयान को के चाल में ना घुसें। लेकिन वहीं पे इज़्ज़त अफंदी उनको सुल्तान मुअज़्ज़म को इस बात पे उकसाते हैं कि हमें मुकाबला करना चाहिए और दिफा पे नहीं रहना चाहिए और यही शायद गलत फैसला था जिसकी वजह से उमर अता बेग और वज़ीर आज़म की भी वफ़ात होती है। अब अगर गद्दारी की बात की जाए तो यहीं पे मौलाना जलालुद्दीन रूमी को कत्ल करने के लिए चाल चली जाती है और एंजू को एक शरबत दिया जाता है और कहा जाता है कि अब जाकर उस मौके का इंतज़ार करें कि वो मौलाना जलालुद्दीन रूमी को कत्ल करें। और उस शरबत में भी असल में जहर मौजूद होता है जिससे वो 5 दिन में एंजू की वफ़ात हो जाएगी और वो इदरीस को भी 5 दिन का ही वक्त देते हैं कि 5 दिन है आपके पास कि मौलाना को कत्ल कर दें और इस मसले को हल करें। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट अगर कोई एपिसोड आती है, अगला कोई सीज़न आता है तो इस हवाले से क्या होता है। लेकिन इस सीज़न में अगर ये लास्ट एपिसोड थी तो आगे कुछ भी नहीं दिखाया जाता। वहीं पे अब्दुल गाज़ी, उमर अता बेग, वज़ीर आज़म और सब ही जंग के मैदान में मौजूद होते हैं और सुल्ताना भी महल की दीवारों में खड़े होकर शायद उन्हीं को देख रही होती हैं, जबकि एंजू जो हैं वो अपने मौके की तलाश में होते हैं और मौलाना जलालुद्दीन रूमी के आसपास ही घूम होते हैं। और यहाँ पे एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वही शख्स मौलाना जलालुद्दीन रूमी के इर्द गिर्द दिखाया जाता है और आखिरकार वो मौका आ ही जाता है जहाँ पे नोयान की फ़ौज और कोनिया की यानी कि सल्जूक की फ़ौज आपस में आमने सामने होते हैं और उनके दरमियान जंग शुरू होती है, लेकिन इतना ज़्यादा जंग के सीन्स नहीं दिखाए जाते। फिर उस शख्स को आखिरकार उस सारी इबादत ज़िक्र अज़कार के बाद उस वली का नाम उनके जहन में उनको बोला जाता है कि कोनिया चले जाएं आप और आपका वली वहाँ पर मौजूद है। और वो उस कमरे से निकल कर वहीं से अब दरवाज़ा भी नहीं बाहर से खोला जाता, लेकिन वो निकल कर कोनिया की तरफ रवां दवा हो जाते हैं और यहीं पे इस एपिसोड का एंड भी हो जाता है। जैसा कि फ़ाइट सीन्स भी इतने नहीं दिखाए जाते तो इस एपिसोड में यही दिखाया जाता है। और अगर ये सीज़न की लास्ट एपिसोड थी तो मैं कहूँगा कि कुछ और बेहतर एंड हो सकता था। तो मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ बहुत जल्द। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।